हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका सिलेबस का चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, आपका जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आई नो बहुत दिन के बाद हमने 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट किया है, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम थोड़ा 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के साथ बिजी थे, लेकिन आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि हम आपको इग्नोर कर रहे थे। अब बारी है आपका सिलेबस कवर करने की, तो जितना हो सकेगा हम उतना आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने क्लासमेट्स के साथ जितना हो सके उतना हमारी चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कर सके। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? देखो, बायोमोलिक्यूल का वर्ड जो है इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल या केमिकल एलिमेंट। ठीक है, केमिकल एलिमेंट जिससे आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल एलिमेंट का क्या रिलेशन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं? जैसे अगर आप बात करो कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि ग्लूकोज। हम सबको पता है कि हमको एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, लेकिन ग्लूकोज कौन से केमिकल मॉलिक्यूल से बनता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने 10th स्टैंडर्ड में? C6H12O6 ऐसा कुछ आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें से C क्या है? C इज नथिंग बट कार्बन। H क्या है? H इज नथिंग बट हाइड्रोजन। और O क्या है? O इज नथिंग बट ऑक्सीजन। तो ये जो अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स मिलकर आपका एक बायोमोलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को आसान करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी टाइप के हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को केमिकल मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बिना केमिकल मॉलिक्यूल के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो 12th स्टैंडर्ड में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मतलब इस पृथ्वी पर पहला सेल कैसे बना। तो उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि पहला सेल जो है वो समुद्र के पानी से, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन के गैस से बना। ओके, सो पहला मॉलिक्यूल, पहला लिविंग सेल एडम और ईव का तो सिर्फ एक स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिकल साइंटिफिक मीनिंग है कि पहला लिविंग सेल कैसे बना, तो वो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स यानी कि अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स की मदद से पहला लिविंग सेल बना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन केमिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम मेजरली या मेजॉरिटी 4 अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, यानी कि शुगर। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो ये चारों जो बायोमोलिक्यूल्स है, चारों बायोमोलिक्यूल्स को हम एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको कुछ भी डाउट में रहने नहीं दूंगी, इतना तो आपको यकीन हो गया होगा मुझ पर। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले मतलब कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले तक, ये न्यू सिलेबस है, 2 साल पहले ही ये सिलेबस बदला है। इसके पहले जब ये चैप्टर था तो इस चैप्टर का नाम क्या हुआ करता था बच्चों? बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल। इस चैप्टर का पहले नाम क्या था? बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल। मतलब क्या होता है कि लिविंग सेल में, बायो का मतलब हमेशा याद रखो, बायो का मतलब होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिस्ट्री कैसे देखने को मिलती है उसको हम बोलते थे बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल। मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं? तो कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं? ये 4 मेजर केमिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, डू यू नो का बॉक्स। एक चीज हमेशा याद रखो कि डू यू नो मतलब क्या होता है कि ये आप पहले पढ़ चुके हो, अब आपको ये वापिस से याद है कि नहीं है वो पूछा जा रहा है। सॉरी, कैन यू रिकॉल का बॉक्स दिया है। रिकॉल करना मतलब क्या होता है? याद है क्या तुमको? ये तुमने पहले पढ़ा था, तो इसका मतलब आप ये पहले पढ़ चुके हो। हाँ, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, इतना गैप हो गया है कि याद नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं। अंजलि मैम इज हियर, वाई फियर। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कैन यू रिकॉल का
क्या क्वेश्चन दिया गया है, विच आर डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स, सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हमने 5th चैप्टर जो पढ़ा बच्चों, जो 5th चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें मैंने डिटेल में एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में बात की है। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस का क्या रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, वैक्यूल का क्या फंक्शन है, राइबोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स, एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, which different components are present in the cell, मतलब what are different cell components। तो उसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, सेल में कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो सेल में कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। आप कोई भी 3 कंपोनेंट के नाम लिख देना कमेंट सेक्शन में। आपको ये जो 3 कंपोनेंट्स है, मतलब इतने सारे कंपोनेंट्स के मैंने नाम लिए, इसमें से कोई भी 3 कंपोनेंट्स के नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए मैसेज, ठीक है। देखते हैं आपको कितनी स्पेलिंग याद है, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए आपकी। और इसी बॉक्स में, कैन यू रिकॉल के बॉक्स में आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट। जैसे समझो अगर आप सेल वॉल लिखते हो तो सेल वॉल का रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल को शेप देना। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, सेल के अंदर फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट का एक एक फंक्शन होता है। तो आपको अगर फंक्शन याद है तो आप कमेंट सेक्शन में फंक्शन लिख के बताइए, फंक्शन याद नहीं है तो कम से कम सेल कंपोनेंट्स का नाम हमें जरूर लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक के साथ, बढ़े आगे। ऑल राइट, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि इंट्रोडक्शन के मेन थ्योरी पार्ट की तरफ। तो देखते हैं हमको थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया है। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है, पहले मैं पैराग्राफ रीड करती हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ सके। Our planet is having a wide diversity of living organisms that are classified as unicellular or multicellular, having many cells. You have also learnt that living organisms have cell as the basic structural and functional unit. The cells have protoplasm containing numerous chemical molecules, the बायोमोलिक्यूल्स। तो हमको इधर पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि हमारा ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट में हमको भिन्न भिन्न प्रजाति के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगी। आवर प्लैनेट हैज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, वैरायटी, यानी अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म। कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें पता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे अलगे, करेक्ट, जैसे पैरामोशियम, एकदम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, बैक्टीरिया और यीस्ट का। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो इन्हीं के अंदर स्टोर्ड होता है। और मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका डीएनए, जिनका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है या अनडेवलप्ड होता है। प्रो मतलब अनडेवलप्ड और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यानी कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। ओके, देखो आगे क्या बताया गया है कि हमारे इस प्लैनेट में हमको कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं, जैसे बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर मतलब क्या होते हैं, हम, मतलब हम हजारों सेल्स से मिलकर हम बने हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल्स कम टुगेदर एंड दे मेक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम
बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये एक सिंगल सेल रहेगा तो इसको यूनिसेल्यूलर बोलेंगे, और इस एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, फिर 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, तो ऐसे करते 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 टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। क्या बोलते हैं हम उसको? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। You have also learned that living organisms have cell as the basic structural and functional unit. हमने ये भी पढ़ा था 5th चैप्टर में कि सेल जो होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब क्या होता है? एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो एक सेल अगर एक एक करके आपकी बॉडी के एक एक सेल्स डाई होना स्टार्ट हो जाए तो पूरा का पूरा टिश्यू डाई हो जाएगा, टिश्यू डाई हो जाएगा तो ऑर्गन खराब हो जाएगा, ऑर्गन खराब हो जाएगा तो बॉडी फेलियर हो जाएगा। तो एक एक सेल आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, आपके बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शन करवाता है। तो इसीलिए हम सेल को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। द सेल्स हैव प्रोटोप्लाज्म। देखो बच्चों, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? समझो ये अपना सेल है, सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म के बीच में यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस होगा, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये जो सेल है, सेल के अंदर ये जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। अगर इस सेल में से आप ये सेल मेम्ब्रेन निकाल दो, अगर इस सेल में से आप ये सेल मेम्ब्रेन निकाल दो तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म बचेगा और उसके सेल ऑर्गेनल्स बचेंगे। क्या बचेगा? अंदर साइटोप्लाज्म बचेगा और उसके सेल ऑर्गेनल्स बचेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन अगर आपने निकाल दी तो इसकी बाहर की लेयर चली जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम? ऐसे टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर के लिक्विड को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर के पार्ट को, सेल मेम्ब्रेन अगर निकाल दो तो सेल के अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म हैव न्यूमरस केमिकल मॉलिक्यूल्स। न्यूमरस मतलब क्या होते हैं? बहुत सारे, अनलिमिटेड, बहुत सारे। तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमको अलग अलग सेल ऑर्गेनल देखने को मिलेंगे और ये सेल ऑर्गेनल अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स से बने हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बनता है। एटीपी इज नथिंग बट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट एक केमिकल एलिमेंट है। आपके गोल्जी अपैरेटस में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, तो प्रोटीन इज नथिंग बट मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब हमारी बॉडी का जो कण कण है वो केमिकल्स से बना है। इसीलिए क्या बोला गया है कि हमारे सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया है? पक्का? देखो, घाई नहीं करना है, चाहिए तो वीडियो को पॉज करके वापस से देखो और फिर वीडियो को पॉज करके टेक्स्ट बुक रीड करो। आपका पढ़ने का पैटर्न कैसा होना चाहिए? पहले वीडियो देखो, पॉज करो, टेक्स्ट बुक रीड करो, वीडियो देखो, पॉज करो, टेक्स्ट बुक रीड करो। अगर किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया और मैं बताना भूल गई तो उसको गूगल से सर्च करो और टेक्स्ट बुक में लिख के लो। इस तरीके से पढ़ा जाता है। सिर्फ वीडियो देखोगे तो आप भूल जाओगे। वीडियो देखना होता है, फिर आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके पढ़ना होता है और फिर आपको वापस वीडियो देखना होता है। तो इससे क्या होता है कि हर टॉपिक आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाता है। तो आप, आई होप आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? बायोकेमिस्ट्री इज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री इज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। और बच्चों, ये जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, आगे जाके जब आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करोगे तो बायोकेमिस्ट्री करके एक पूरा का पूरा अलग सब्जेक्ट है जिसमें आप ग्रेजुएट और मास्टर्स कर सकते हो, जिसमें आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं बायोकेमिस्ट्री में। ओके, तो क्या बताया गया है हमको इधर पे? बायोकेमिस्ट्री इज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, यानी बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है? दैट प्रोवाइड्स अस द आइडिया ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब वही है जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है, कैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलके कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स बनाते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल सेल्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंजेस मतलब क्या होता है? डीएनए के अंदर चेंजेस। देखो, डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज एक शुगर है और न्यूक्लिक एसिड भी नाइट्रोजन बेसेस और दूसरे पिरिमिडीन रिंग्स से बनते हैं। मतलब जब मैं ये बताऊंगी ना आपको डीएनए का स्ट्रक्चर, तब आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लो कि मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर चेंज मतलब क्या होता है। जैसे जैसे वातावरण बदलता है, ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस होते हैं। मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, और ये चेंज एक दिन या 2 दिन में नहीं होते हैं, हजारों साल लग जाते हैं इस चेंजेस को होते हुए। इस चेंज को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे और बंदर धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए तो आज हम बने हैं, मतलब ह्यूमंस का स्ट्रक्चर हमको देखने मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस, यानी कि धीरे धीरे करके केमिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ऐसा चेंजेस होना जिसके वजह से आपको ऑर्गेनिज्म का पूरा अलग स्ट्रक्चर देखने को मिले। ओके, It develops the foundation for understanding all biological processes and communication within and between cells as well as chemical basis of inheritance and diseases in animals and plants। मतलब हमको इधर पे क्या बोला गया है, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री समझ में आ गया तो आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या रोल है। कोई भी इंसान जब बीमार होता है तो एक्चुअली उनकी बॉडी में क्या केमिकल चेंजेस होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जब आपको गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो आपका पेट बहुत जोर जोर से दुखता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप खाली पेट रहते हो तो आपके पेट में एसिड लेवल बढ़ जाता है। क्या होता है, जब हम एक टाइम पे रोज खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी रोज उसी टाइम पे एसिड सेक्रीट करती है, क्योंकि एसिड की वजह से डाइजेशन फास्ट होता है। एक दिन समझो आपने सही टाइम पे खाना नहीं खाया, लेकिन उस टाइम पे आपकी बॉडी को तो आदत हो गई है एसिड रिलीज करने की। समझो रोज दोपहर को 2 बजे आप खाना खाते हो, एक दिन आपने 2 बजे खाना नहीं खाया, आपने 4 बजे खाना खाया, तो 2 बजे जो एसिड जमा हो गई थी वो एसिड एक्स्ट्रा हो जाती है आपके स्टमक में, और जिसके वजह से आपके इंटेस्टाइन के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और जिसके वजह से आपको पेन महसूस होता है। तो इस वजह से अपनी बॉडी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। आपने अपनी बॉडी का जो टाइम टेबल सेट किया है वो टाइम टेबल फॉलो करो। और इसी तरीके से केमिकल मॉलिक्यूल से, HCl इज नथिंग बट अ केमिकल मॉलिक्यूल, लेकिन उसका असर किसके ऊपर हो रहा है? इंटेस्टाइन के सेल्स के ऊपर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो केमिस्ट्री की वजह से बायोलॉजी में क्या असर पड़ता है वो हमको समझ में आएगा बायोकेमिस्ट्री की मदद से। आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आप बस हमारी चैनल के साथ बने रहिए और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। आपको पक्का ये मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में और उनका भी फायदा हो जाएगा। तो ये सेकंड पैराग्राफ आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली सेकंड पैराग्राफ में हमको बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया गया है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया बताओ बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? द केमिस्ट्री ऑफ व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री दैट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जीवित प्राणी में कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स है और उनका क्या फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको देखो क्या बताया गया है। Chemical analysis of all living organism indicates presence of most common elements। इतने सालों से कितने करीबन 150, 200, 300 साल से साइंटिस्ट अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो अब तक सारे साइंटिस्ट ने मिलकर हमको क्या कंक्लूजन दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से केमिकल एलिमेंट्स कॉमनली मिलते हैं। सो केमिकल एनालिसिस करना मतलब क्या होता है? स्टडी करना, रिसर्च करना। सो केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट करना मतलब बताना। ओके, सो केमिकल स्टडी से हमको क्या बताया गया है? प्रेजेंस ऑफ मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स लाइक, कौन से केमिकल एलिमेंट्स सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कॉमनली पाए जाते हैं? जी हाँ, आपका फेवरेट केमिकल एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन जो यूनिवर्सल मॉलिक्यूल है। सो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एयर में प्रेजेंट होता है और वही मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में भी पाया जाता है। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और ऐसे बहुत सारे अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो हमको लिविंग टिश्यू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मिलते हैं। नॉट ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर भी इतने सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं कि जब आप पढ़ोगे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में तो आपको चक्कर आ जाएगी
जाएगी, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पता नहीं कितने। सो बहुत इंटरेस्टिंग है बायोकेमिस्ट्री, बस आप अपना इंटरेस्ट मत खत्म होने देना, आप हमारे साथ बने रहो, मैं आपका इंटरेस्ट बनाए रखूंगी। तो ये था थर्ड पैराग्राफ, काफी इजी है, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, तो ये तो आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको और इजी चीज क्या बताई गई है, केमिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बेसिक 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको 3 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने स्टार्टिंग में, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इस चैप्टर में हम 4 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कितने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, 4 अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और वो 4 अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, प्रोटीन्स, फिर नेक्स्ट आता है लिपिड्स, और उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। लास्ट कौन सा आता है, न्यूक्लिक एसिड्स। तो अब ध्यान से सुनो बच्चों, मैं क्या बोलने जा रही हूँ। ये जो 4 बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर के होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर छोटा होता है। तो जिन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बड़ा होता है उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उनको हम, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जिन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़े, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम, माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल्स से भी ज्यादा बड़े होंगे तो उसको हम बोलेंगे मेगा मॉलिक्यूल्स। ये मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बताया था। जिन्होंने अभी तक 5th चैप्टर नहीं देखा है, प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का 5th चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, वो जरूर देखो। ओके, सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हम ये 4 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये 4 मॉलिक्यूल्स 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड हैं। पहला ग्रुप है मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा ग्रुप है माइक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, सी chemically all living organisms have 3 basic types of macromolecules which are पॉलीमर्स ऑफ सिंपल सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। मतलब देखो इधर पे क्या बताया गया है हमको, ये आपका जो लिपिड है ना बेटा, वो लिपिड आता है आपके माइक्रोमोलिक्यूल में, बाकी आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये सारे आते हैं आपके मैक्रोमोलिक्यूल में। ये आगे जाके आपको और कंफर्मेशन हो जाएगा, पर अभी हमको थियोरी में आगे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनो। हमारे ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मतलब क्या बोला मैंने, लार्ज मॉलिक्यूल्स। हमारे ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स से, मतलब ढेर सारे मोनोमर्स। ध्यान से सुनो बच्चों, मैं क्या बोल रही हूँ, ढेर सारे मोनोमर्स। मोनोमर्स मतलब क्या होते हैं, स्मॉल सिंगल मॉलिक्यूल। मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और ये मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। मर का मतलब क्या होता है, मरजा नहीं, मरजा नहीं होता है, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। सो मोनोमर्स, मोनोमर्स मतलब क्या होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ढेर सारे सिंगल मॉलिक्यूल, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ढेर सारे सिंगल मॉलिक्यूल्स आकर बनाते हैं पॉलीमर। मतलब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से, दूसरा मोनोमर तीसरे मोनोमर से, तीसरा मोनोमर चौथे मोनोमर से, ऐसे ढेर सारे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और मर्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। तो जब सिंगल सिंगल ढेर सारे मोनोमर्स एक साथ आ जाएंगे तो आपको पॉलीमर्स देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आपके कार्बोहाइड्रेट के स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर एक साथ आ जाएंगे तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। मतलब क्या बोल रही हूं मैं, समझो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल नाम क्या है, सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, शुगर। शुगर के लिए बायोलॉजिकल नेम क्या है बच्चों, सैकराइड। शुगर के लिए या कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल बायोलॉजिकल नेम क्या है, सैकराइड। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, सैकराइड से बनता है। अगर एक सैकराइड है मतलब एक मोनोमर है तो उसको बोलेंगे मोनोसैकराइड। अगर 2 सैकराइड है तो उसको बोलेंगे डाइसैकराइड। अगर 3 सैकराइड मॉलिक्यूल्स है तो उसको बोलेंगे ट्राइसैकराइड। और अगर ऐसे ही बहुत सारे सैकराइड मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीसैकराइड। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स को हम बोलेंगे सैकराइड और उसी के पॉलीमर्स को हम बोलेंगे पॉलीसैकराइड। तो पॉलीसैकराइड किसका मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक इसी तरीके से आपका जो प्रोटीन है,
आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनता है बच्चों? अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। ढेर सारे सिंगल 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 अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी तो आपने ये 10th में पढ़ा था, मैं बस वही चीजें रिवाइज करवा रही हूँ कि आपके प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ आ जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन एक पॉलीमर है और ये पॉलीमर किससे बना है? अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या हो गया? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आपका मोनोमर है और इसका पॉलीमर क्या है? प्रोटीन। और ठीक इसी तरीके से आपके लिपिड्स जो है वो भी फैटी एसिड से बनते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको आगे पैराग्राफ में क्या बोला गया है, Chemically, all living organisms have 3 basic types of macromolecules which are polymers of simple subunits called monomers. मतलब बहुत सारे सिंपल मोनोमर्स जो होते हैं वो मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड्स। देखो मैंने आपको क्या बोला, मैक्रोमोलिक्यूल के 3 एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं सैकेराइड मॉलिक्यूल से, प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से, और आपका जो न्यूक्लिक एसिड है ये बनता है ये किससे बनता है? आपके न्यूक्लिक एसिड से। किससे बनता है ये? न्यूक्लिक एसिड से। मतलब बेसिकली न्यूक्लिक एसिड नहीं बोलेंगे हम, इधर पे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलेंगे हम इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आपको ना मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। अभी जितना समझ रहा उतना समझो, बाकी का आपको आगे 100% समझेगा। क्योंकि बायोलॉजी में कैसा होता है बच्चा, एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड होती है, तो कभी कभी कुछ चीजें थोड़ा देर से समझ में आती हैं, तो आप सब्र रखो। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने हैं? सैकेराइड मॉलिक्यूल से। तो सैकेराइड के मोनोमर्स मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलीमर। प्रोटीन्स किससे बने हैं? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड मोनोमर है और इसका पॉलीमर क्या है? प्रोटीन। और ठीक इसी तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। सो न्यूक्लिक एसिड आपका मोनोमर हो गया और ढेर सारे न्यूक्लिक एसिड एक साथ आ जाएंगे तो आपका बनेगा डीएनए यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो देखो इधर क्या बोला गया है, पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड्स आर नोन एज प्रोटीन्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ, ये सारे पॉलीमर किससे बने हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। किससे बने हैं? दीज आर दी मोनोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मतलब आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मोनोसैकेराइड्स से बने हैं, आपका जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना है, और आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है या न्यूक्लिक एसिड से बना है। जैसे कि आपको फिगर 6.1 में बताया गया है, आपका जो टेबल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर 6.1 वो हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट लाइन देखो क्या बताया गया है, लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एंड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड एज कंपेयर टू मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैंने आपको क्या बोला कि लिपिड्स जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मतलब ये लंबे लंबे चेन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इनके अंदर ज्यादा कार्बन, ज्यादा हाइड्रोजन, ज्यादा ऑक्सीजन है, और लिपिड्स के अंदर थोड़े कम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इसीलिए लिपिड को बोला जाता है माइक्रोमोलिक्यूल और बाकी के 3 मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है मैक्रोमोलिक्यूल। तो आई होप आपको मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल के बीच का फर्क समझ में आया होगा। और मैक्रोमोलिक्यूल में कौन से 3 एलिमेंट्स आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इतना पार्ट आपको समझ में आया है? प्लीज इस वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखो, मैं गारंटी देती हूँ आपको पक्का समझ जाएगा। तो चलिए अब आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया गया है वो देख लेते हैं। तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये टेबल आपको दिया गया है, आपकी टेक्स्ट बुक में है, यहाँ थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया गया है। इसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स के 2 टाइप बताए गए हैं। पहला टाइप है ऑर्गेनिक, दूसरा टाइप है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होते हैं? जिनमें ज्यादातर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप है, एक मैक्रोमोलिक्यूल और एक माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, जिसके 3 एग्जांपल है, पॉलीसैकेराइड्स यानी कि शुगर,
पॉलीपेप्टाइड्स जो अमीनो एसिड से बनते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। आप टेंशन मत लो, न्यूक्लियोटाइड्स का मैं आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी। फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं आपके लिपिड्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। लिपिड्स आर नथिंग बट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। आपकी बॉडी में जो फैट्स होता है, जो फैटी एसिड होता है, वो लिपिड का पार्ट होता है, तो दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। फैटी एसिड्स दो टाइप की होती है बच्चों, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपने 10th में पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, पर कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। और ग्लिसरॉल इज नथिंग बट ग्लूकोज प्लस अल्कोहल, ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, ओके, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आपके आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब क्या होता है? बाय प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अपने अंदर से रिलीज करता है, जैसे किसी प्लांट में से रबर निकलता है, किसी प्लांट में से गम निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या बोलते हैं उसको हम? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल्स हमको इधर पे क्या दिए गए हैं? अल्कलॉइड्स, फिनोलिक्स, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आप इस चैप्टर के एकदम एंडिंग में पढ़ोगे। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमको कौन से बताए गए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। मैंने आपको पहले ही बोला था, इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? वो मॉलिक्यूल्स ज्यादातर जिनमें कार्बन नहीं होता है, पर कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन होता है फिर भी उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का बेसिक डिफरेंस। फिर आपके आते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स मतलब जो सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एक्सेट्रा। और फिर आपके आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे अमाउंट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब बहुत कम अमाउंट में ये एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बोरॉन, क्लोरीन, जिंक। आपको ये टेबल पूरा याद नहीं करना है, आपको इसमें से याद क्या करना है? बायोमोलिक्यूल के दो टाइप है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के 3 टाइप है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के 3 टाइप्स है। सॉरी, ऑर्गेनिक में 2 है, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। तो ये पूरा पार्ट आपको लर्न करना है। और जो दूसरा वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, उसमें से आपको हर एक का सिर्फ 2-2 एग्जाम्पल याद करना है, मतलब प्राइम एलिमेंट्स के 2 एग्जाम्पल, मैक्रो एलिमेंट्स के 2 एग्जाम्पल और ट्रेस एलिमेंट्स के 2 एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को कोई भी चैनल सीरियसली नहीं ले रही है। पर कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगी कोई भी चैनल सीरियसली नहीं ले रही है, पर हमने आपका सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, हम आपको सीरियसली ले रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम आपका जितना हो सकेगा फिजिक्स और बायो दोनों का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। 12th के साथ साथ आपका सिलेबस भी कवर करेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बस आप पढ़ते रहो और जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करो। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे उतना ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उतने ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, खुश हो जाइए, हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और पढ़ते रहिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, शेयर एज मच एज पॉसिबल, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर देना और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। ओके, मिलते हैं जल्दी, स्टे ट्यून्ड।